नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुछ जानी कुछ अनजानी में। तो दोस्तों, आप सभी ने तो टाइटैनिक के बारे में ज़रूर से सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टाइटैनिक आखिर डूबा कैसे? तो बने रहिए आज की इस वीडियो में, जानने की कोशिश करते हैं कि ये टाइटैनिक जहाज़ आखिर डूबा कैसे। बात है 10 अप्रैल 1912। आरएमएस टाइटैनिक, जो कि अपनी सदी का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज माना जाता था, वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और उसमें हर किस्म के लोग बैठे हैं, इमिग्रेंट्स से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं एक बेहतर लाइफस्टाइल जीने के लिए। और इस जहाज की कमान संभाले हुए हैं 62 इयर्स के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। और उस टाइम इस जहाज की कॉस्ट थी 7.5 मिलियन, जो कि अभी के टोटल 400 मिलियन है। तो फिर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी लग्जरी यूज़ की गई होगी। और लग्जरी के मामले में तो यह 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। इसके अंदर 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, टर्किश बाथ, स्क्वाश कोर्ट, जिम, बार्बर की दुकानें और बहुत कुछ था। और इसको व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा बनाया गया था। बहरहाल 12 अप्रैल 1912 ये जहाज अपनी पहली आइस वार्निंग रिसीव करता है, जो कि इतनी अनयूजुअल बात नहीं है। जो दूसरे शिप्स हैं वो रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके शिप्स को आगाह करते हैं कि इस समुद्र के एरिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है, आइसबर्ग्स है। तो जिस अटलांटिक महासागर में ये तैर के जा रहा है उसमें आइसबर्ग मौजूद है, जो कि इस शिप के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो फिर इस खतरे को देखते हुए कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ जो रूट है उसे 2 बार बदलते हैं, पर जो स्पीड है उसे कम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस जहाज का डिज़ाइन के बारे में बताना चाहूँगा। ये जहाज 269 मीटर्स लेंथ में और 53 मीटर्स हाइट में बड़ा था। और इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा कमाल की थी, इसीलिए इसे अनसिंकेबल माना जाता था। प्रमुख 2 सेफ्टी फीचर्स हैं, जो कि उसमें डबल बॉटम हल का प्रयोग किया गया था। हल जो होता है वो जो मेन बॉडी होता है शिप का, उसे कहा जाता है। उसमें डबल लेयर लगाई गई थी। अगर एक लेयर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी लेयर संभाल लेगी। और इस जहाज के और इसको टोटल 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था, जिसमें टोटल कैपेसिटी थी 4 भी अगर भर जाए तो भी ये जहाज चलते रहेगा। और इस व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के जो चीफ प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रूस थे, वो मीडिया में खुलेआम बोले थे कि यह जहाज अनसिंकेबल है। और बहुत बार टाइटैनिक ने ये एड्स निकाली थी कि जहाज अनसिंकेबल है, ये कभी भी नहीं डूब सकता। 10 अप्रैल 1912 ये जहाज को और 7 आइस वार्निंग्स मिलती है, लेकिन उसे इग्नोर की जाती है क्योंकि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता है। करीब सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है। बहुत तेज हो रहा है। और उस 14 अप्रैल की रात की ये खास बात थी कि जो मून नहीं था, तो इसीलिए जो विजिबिलिटी थी वो बहुत कम थी। तो इसीलिए एक क्रोज नेस्ट होता है, जो कि शिप के बहुत ज़्यादा ऊपरी हिस्से में होता है और सामने के हिस्से में होता है, जहाँ पे एक क्रू मेंबर को बैठाया जाता है, जो कि सामने देख पाए कि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं। तो फेडरिक फ्लिट नाम का एक क्रू मेंबर वहाँ पे तैनात होता है और सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर ट्रैफिक देख रहा होता है। तो करीब 11:49 हो रहे थे और उसे सामने दिखता है एक आइसबर्ग। फटाफट से वो 3 बार घंटी बजाता है और कैप्टन से बात करता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है, फटाफट से इसे
इसको लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ दो। और जो कैप्टन है वो इसे लेफ्ट डायरेक्शन में तो मोड़ देते हैं, पर तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। करीब 11:40 ये जहाज उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। यह आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 बाय 400 फीट, जो कि एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में ये करीब करीब क्रूज नेस्ट तक आ रहा था। और ये टकराव करीब उस शिप के बो पर हुआ, जहाँ पे डबल बॉटम हल तो नहीं थी, सिंगल लेयर चढ़ी हुई थी। इसीलिए जो फर्स्ट सेफ्टी फीचर था वो तो फेल हो गया, लेकिन उसके वजह से कुछ छोटे छोटे छेद हो गए, जिसकी वजह से जो शिप के अंदर पानी भरना चालू हो गया। और उसमें जो टोटल 4 कंपार्टमेंट की लिमिट थी, उसमें 6 कंपार्टमेंट भर गए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक आइस है वो एक मेटल के टुकड़े को कैसे तोड़ सकता है। हाँ, तो जैसे हमारे फ्रिज में जो आइस होती है वो उससे तो मेटल टूट नहीं सकता, लेकिन वो एक आइस का पहाड़ था। उसका वेट कितना हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं। कहने को तो एक लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती है, लेकिन आपकी मेटल से बनी गाड़ी पेड़ में टकरा कर पूरी चकनाचूर हो सकती है। तो फिर इसी के तरह ये शिप में कुछ डेंट पड़ गए, उसी की वजह से छेद होने लगे। अभी कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ और उनके क्रू मेंबर्स एक रूम में जमा होते हैं और देखते हैं कि शिप को कितना नुकसान हुआ है कि और वो तैर पाएगा या नहीं। तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं इस स्टेटमेंट को सुन के कि ये जहाज़ तो अभी डूब जाएगा। वो सोचते थे कि ये जहाज़ एक अनसिंकेबल जहाज़ है, ये कभी भी डूब नहीं सकता। लेकिन ये एडवर्ड जॉन स्मिथ की स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया वो खुद ने। पर जो एडवर्ड जॉन स्मिथ है वो जो क्रू मेंबर्स को बोले कि जो लाइफ बोट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी तरफ जैक फिलिप्स रेडियो डिस्ट्रेस मैसेज भेजते हैं दूसरे शिप्स को कि तुम हमको मदद चाहिए, हमारा शिप टकरा गया है। तो RMS कारपेथिया जहाज़ ये डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ता है और RMS टाइटैनिक को बचाने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ यहाँ आखिरी लाइफ बोट शिप से उतारी जाती है और अभी भी करीब 1500 पीपल की कैपेसिटी शिप पे मौजूद थी। करीब 1:30 शिप धीरे धीरे टिल्ट होने लगता है और उस टिल्ट की वजह से तो जो बोट था वो पानी के नीचे चल जाता है। उसी की वजह से जो पीछे वाला हिस्सा होता है जहाज़ का वो ऊपर उठ जाता है और धीरे धीरे जहाज़ टूटने लगता है और उसके बाद डूब जाता है। तो 3 घंटे भी नहीं लगे ये कभी ना डूबने वाले जहाज़ को डूबने में। और जो RMS कारपेथिया था वो करीब 3 घंटे बाद 4 बजे वहाँ पे पहुँचा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बोलूँ कि वहाँ पे और 34 मीटर्स दूर और एक शिप था जिसका नाम था SS कैलिफोर्नियन, जो कि इन्हें वक्त पे बचाने आ सकता था। लेकिन ये आया क्यों नहीं, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। जो आखिरी डिस्ट्रेस मैसेज भेजा गया था वो इसी जहाज़ के द्वारा भेजा गया था कि संभल के, ये एरिया में बहुत आइसबर्ग्स है, संभल के चलो। जो SS कैलिफोर्नियन है वो खतरे को देखकर और आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुक गया था और अपना रेडियो ऑफ कर लिया था। इसीलिए जो डिस्ट्रेस मैसेज था वो इस तक पहुँच नहीं पाया। और जब रॉकेट्स और फ्लेयर्स उड़ाए गए थे तो फिर क्रू मेंबर्स ने देखा था और वो बोले कि टाइटैनिक में कुछ तो हालत ख़राब है, हमें जाना चाहिए उन्हें बचाने के लिए। लेकिन जो कैप्टन थे स्टैनली लॉर्ड, उन्होंने मना कर दिया। वह बोले कि टाइटैनिक में बड़े लोग जाते हैं और अमीर लोग जाते हैं, तो फिर वो पार्टियां कर रहे होंगे, तो फिर ये इतनी चिंता की बात नहीं है। तो ये इतने बड़े डिजास्टर के पीछे
एक बस आदमी का तो हाथ नहीं हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि एक लाइफ बोर्ड वाला भी किस्सा था कि सफिशिएंट लाइफ बोर्ड रखी ही नहीं गई थी। कैपेसिटी थी 2200 पीपल्स की, पर उसमें ओनली 20 लाइफ बोर्ड्स ही रखी गई थी। तो फिर जो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई इस मामले में कि ये जहाज़ तो अनसिंकेबल है, हमें इसमें लाइफ बोर्ड रखनी नहीं चाहिए, बेकार में लाइफ बोर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। वो यही केयरलेसनेस के वजह से ये इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। और जो पीपल्स है वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए थे इस मामले में। जब लाइफ बोट उतारी जा रही थी तो फिर 69 पीपल्स की कैपेसिटी थी, उसमें ओनली 28 पीपल्स बैठे थे। और एट लास्ट मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जो इसके बाद जो ये डिजास्टर के बाद एक जो शिप सेफ्टी रूल था उसने बोला कि ये सब केस होना ही नहीं चाहिए, सफिशिएंट लाइफ बोट्स भी होने चाहिए और सेफ्टी ड्रिल्स भी कंडक्ट होनी चाहिए। ऐसा इतना केयरलेसनेस नहीं करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि इससे बहुत बड़ा डिजास्टर होने का खतरा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे में कोई कमियां हैं तो आप कमेंट भी करिए। धन्यवाद।